Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। अब इस लेक्चर से हम लोग आर सॉफ्टवेयर के बारे में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। अब जब भी कभी हम कोई भी नए विषय को, नए सॉफ्टवेयर को सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे हृदय में आता है, क्यों? मुझे इस सॉफ्टवेयर को सीखने की क्या आवश्यकता है? इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी क्या खास बात है कि मुझे उसको सीखना चाहिए? उसके अलावा बहुत तरीके के प्रश्न हमारे हृदय में आते हैं। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ से डेवलप हुआ, किन लोगों ने डेवलप किया और क्यों किया? जैसे आर के बारे में मैंने बताया कि ये फ्री सॉफ्टवेयर है, तो सबसे बड़ा पहला सवाल तो यही लोगों के दिमाग में आता है कि भाई लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को फ्री में क्यों डेवलप किया। और उसके बाद सवाल ये आता है कि ये हमको सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, हम उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे काम करना शुरू करेंगे। तो ये हमारे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं इस कोर्स में देने की कोशिश करूँगा और इस लेक्चर में देने की खास तौर पे कोशिश करूँगा। लेकिन इस कोर्स में आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरा एक कोर्स पहले है इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर। ये कोर्स 2017 में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अब उसमें चूँकि आर में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं, इसलिए उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। तो ये फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर कोर्स उसी इंट्रोडक्शन ऑफ आर सॉफ्टवेयर कोर्स का एक अपडेटेड और एक रिवाइज वर्जन है। तो बहुत जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारी बहुत सारी स्लाइड्स, बहुत सारे कमांड्स हमारे पहले जैसे सॉफ्टवेयर के हैं। तो वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कोर्स पहले जैसा क्यों है। ये उसका रिवाइज वर्जन है और हम उसके साथ में पिछले कई सालों में जो हमारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं और जो मुझको लगता है कि जो फंडामेंटल डेवलपमेंट हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कैंडिडेट्स को मालूम होने चाहिए, मैंने उनको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी है। अब हम इस लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो इस बात का जवाब देने की, समझने की कोशिश करते हैं और इस बात का हल क्या है और इस बात का सॉल्यूशन क्या है, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हम सॉफ्टवेयर क्यों सीखें, क्या कारण है कि हमको इसको सीखने में अपना समय देना चाहिए। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अब इस कोर्स में ये हमारा पहला लेक्चर है जिसका टाइटल है हमारा वाई आर एंड इंस्टॉलेशन प्रोसीजर, अर्थात आर को क्यों सीखना चाहिए और इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। अब बात ये आती है कि आर है क्या। अब जिन लोगों ने कभी किसी सॉफ्टवेयर में काम किया है उनको सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता है कि क्या होता है। अब अगर हम आज के समय की बात करते हैं, आज के समय में हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ही प्राइमरी क्लासेस से सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है और हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। कुछ गणित के लिए होते हैं, कुछ सांख्यिकी के लिए होते हैं, कुछ केमिस्ट्री के लिए होते हैं, कुछ हमारे टाइपिंग के लिए होते हैं, कुछ अंग्रेजी टाइपिंग के लिए होते हैं, कुछ हमारे गणित की टाइपिंग के लिए होते हैं, कुछ हमारे केमिस्ट्री के सिंबल की टाइपिंग के लिए होते हैं, कुछ हमारे कंप्यूटेशन के लिए होते हैं। डिफरेंट तरीके की जो भिन्न भिन्न कैलकुलेशंस होते हैं उनके लिए होते हैं, एसेट्रा। तो ये आर सॉफ्टवेयर काहे का है? तो ये जो हमारा एक आर सॉफ्टवेयर है,
ये हमको अपने न्यूमेरिकल डेटा को और जो या हम कहें कि जो भी हमारा कैरेक्टर डेटा भी होता है, स्ट्रिंग डेटा भी होता है, डिफरेंट तरीके के हमारे डेटा होते हैं, उनको मैनिपुलेट करने के लिए और उनके ऊपर सांख्यिकी गणनाओं को करने के लिए, और साथ में उनका जो भी कोई हमको अगर एक ग्राफ चाहिए, उनका अगर मुझको एक पिक्चराइजेशन चाहिए, ग्राफिकल डिस्प्ले चाहिए, और साथ में अपने डेटा की एनालिसिस करने के लिए हमको कुछ उपयुक्त टूल चाहिए, ये उसके बारे में हमको एक ऐसा वातावरण देता है। और जिस तरीके से कोई भी हमारा अगर सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर हम अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, डेटा वैल्यूज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उसी तरीके से आर के अंदर भी एक अच्छे तरीके से डेटा की हैंडलिंग करना संभव है। और इसका जो भी हमारा आउटपुट आता है उसको हम उनको स्टोर कर सकते हैं और बाद में आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई भी जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमारे गणित सांख्यिकी से संबंधित होते हैं, वहाँ पर हम भिन्न भिन्न तरीके के कैलकुलेशंस करते हैं। गणित के जो डिफरेंट नियम हैं उनका हम उपयोग करते हुए अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो उसी तरीके से आर सॉफ्टवेयर में आसान और कठिन दोनों तरीके के कैलकुलेशंस पॉसिबल हैं। दोनों यहाँ पे संभव है, कठिन से कठिन कैलकुलेशन भी और आसान से आसान कैलकुलेशन, दोनों को आप यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हैं। और जब भी कभी हम किसी भी डेटा एनालिसिस की बात करते हैं या हम अपने मैथमेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में देख लें या हम उनको किसी ग्राफिकल के फॉर्म में देख लें। हमारे पास बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं जो हम आर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, और ये हमारे बाकी जो भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर हैं वहाँ भी ऐसी संभावनाएं होती हैं। तो जिस तरीके से बाकी किसी सॉफ्टवेयर में इन ग्राफिक्स को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको हम उनका प्रिंट आउट ले सकते हैं, उनकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, उसी तरीके से आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप उन ग्राफिक्स को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और उनकी आप हार्ड कॉपी या उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब जब भी कभी हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारे पास एक तरह के सॉफ्टवेयर तो ऐसे होते हैं जहाँ पर हमको खाली कोई भी कार्य करने के लिए उनके जो बटन होते हैं वहाँ पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आप एरो को ले जाइए माउस को और वहाँ पे डबल क्लिक या सिंगल क्लिक आप कर देंगे तो हमारा काम हो जाता है। और दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर हमारे होते हैं जहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से जिस तरह से किसी भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास जो सुविधाएं होती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास आर सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वहाँ भी संभव है। और आर सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी किसी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बराबर ही इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पर हमारे पास जिस तरीके से हम क्लिक करके अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, उस तरह का कुछ और एक साधन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ में हम अपनी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि ये आर सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज है जिसको हम कहते हैं आर लैंग्वेज, इसको आर लैंग्वेज क्यों कहा गया? और हम ये कहते हैं कि जो आर लैंग्वेज है ये हमारा एक और सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है S+। ये उससे बहुत ही मिलती जुलती है। मिलती जुलती क्या, बिल्कुल सेम ही समझिए आप, बिल्कुल उसी तरीके से है। तो ये आर लैंग्वेज और ये एस लैंग्वेज और S+ इत्यादि का आपस में क्या संबंध है? अब इसके बारे में मैं आपको एक पहले छोटी सी कहानी बताता हूँ। और उस कहानी में है क्या, कहानी नहीं है, वो एक्चुअली में सच बात है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने इस देश में ये आर सॉफ्टवेयर या जो डिफरेंट तरीके के कंप्यूटर्स हैं वो कैसे आए और उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, मैंने उसको अपनी आँखों से देखा है और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जब मैं BSc और MSc कर रहा था, ये वो समय था जब भारत में कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे और साथ में सॉफ्टवेयर आना भी शुरू हुए थे।
और जब आरंभ में हमारे कंप्यूटर आए हैं तो उसमें खाली एक ही तरीके का प्रोग्राम होता था और वो था डॉस बेस्ड, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात उसमें कोई विंडोज़ नहीं होता था। जैसे हम आज के कंप्यूटर में सी प्रॉम्प्ट की, कमांड प्रॉम्प्ट की बात करते हैं, उस वक्त खाली कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट ही होता था और आपको जो भी कार्य करना है वो आप अपने उस प्रॉम्प्ट पर आने के बाद में आप अपने कमांड को टाइप कर सकते हैं। कैसे आज के समय में आपको अगर विंडोज़ में किसी फाइल को कहीं से कॉपी करना है तो आप माउस को राइट क्लिक करके उसमें से कॉपी का बटन दबा के आप उसको कहीं भी जा करके किसी फोल्डर में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम डॉस बेस्ड प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं था। वहाँ पर हमको कॉपी पेस्ट इत्यादि के डिफरेंट कमांड्स याद करने पड़ते थे। किसी फाइल को अगर हमको एक डायरेक्टरी से अगली डायरेक्टरी में कॉपी करना है, उसके लिए हमको उनके कमांड्स याद करने पड़ते थे। कहीं पे ऐसा नहीं था कि हम बटन दबाएं और वो कमांड हमारे पास आ जाए। उसके बाद विंडोज़ सिस्टम आया और विंडोज़ सिस्टम ने जो हमारे कंप्यूटर के यूज़र्स थे उनकी बहुत सहायता करी। उनको डिफरेंट तरीके के कमांड्स को याद करने की आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ था और उनके छोटे छोटे बटन्स बने हुए थे। आपको जो काम करना है आप उस बटन के ऊपर जाइए, आप अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, आपको जो भी करना है उसकी बेसिस पे आप अपने कार्यों को कर सकते हैं। जब हमारा विंडोज़ आ गया तो हमारे जो सॉफ्टवेयर भी थे वो भी हमारे डॉस से विंडोज़ पर आने लगे। अब जो हमारे विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर थे उसमें से हमारे पास ऑप्शन था कि हम जो हमारा बटन है हम उस पर जब क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर वो हमारा कार्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए जिन लोगों ने पहले छोटी मोटी कोई प्रोग्रामिंग करी होगी तो एक बहुत सिंपल सा कॉमन एग्जाम्पल होता है कि संख्याओं का योग निकालना और संख्याओं का अरिथमेटिक मीन निकालना, एवरेज वैल्यू निकालना। उसके लिए हम डिफरेंट तरीके के कमांड्स यूज़ करते हैं। सम इज़ इक्वल टू सम प्लस नम, सम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, नम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमको छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो अब अगर मेरे को किन्हीं संख्याओं का योग निकालना है या अगर उनका मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है, माध्य निकालना अगर है तो हम क्या करेंगे? हमको उसके लिए पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। और अगर हमको अपने उस अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? हम उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना मीन निकालने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी हम उसको स्क्वायर करके लिख देंगे तो हमको उसका मीन का स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम यही काम किसी अगर विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो हमारे शायद ही कोई ऐसा विंडोज़ बेस्ड सॉफ्टवेयर हो जहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर निकाल सकते हो। प्रायः यह देखा गया है कि जो भी हमारे विंडोज़ सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें से बटन होता है, वहाँ पर लिखा होता है मीन या सम। आप अपना जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, डेटा है, आप उसको दीजिए, आप मीन या सम पर जा करके क्लिक करिए और वो आपको उसकी वैल्यू निकाल करके दे देगा। अब जब भी हम कभी स्टैटिस्टिक्स में हम अपनी प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमको किसी उदाहरण के लिए अरिथमेटिक मीन का स्क्वायर निकालना है। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो हमको जो प्रोग्रामिंग हम डॉस बेस पे करते थे और जो हम विंडोज़ की जो कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते थे उससे दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। ये कैसे किया जाए? तो उसी समय एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है S+, कैपिटल S और PLUS+। ये सॉफ्टवेयर आया और इस सॉफ्टवेयर के अंदर गणित और सांख्यिकी इनके बहुत सारे कैलकुलेशंस हो सकते थे। और इसमें से एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या था कि अगर मुझको सम या मीन निकालना है तो उसके लिए लोगों ने प्रोग्राम पहले से लिख दिए हैं। तो वहाँ पे क्या है कि हमको अगर सम निकालना है तो मुझे खाली टाइप करना है SUM, और या अगर हमको मीन निकालना है तो हमको टाइप करना है MEAN, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम अपनी डेटा वैल्यूज़ दे देंगे और वो हमको सम और या अरिथमेटिक में उसकी वैल्यू निकाल देगा। लेकिन इसके अंदर साथ में यह भी था कि हम उसमें से प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं
और अगर हम सम को 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको सम का स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो एस प्लस एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया जिसके अंदर बिल्ट इन कैपेबिलिटीज़ और अपनी प्रोग्रामिंग को करने की दोनों की सुविधा थी, और इसीलिए एस प्लस सॉफ्टवेयर बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गया। लेकिन समस्या खाली एक ही थी, मुझ जैसे इंसान के पास उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के पैसे नहीं थे। ये एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर था। तो उसी तरह के हमारे जैसे बहुत लोग इस दुनिया में होंगे जिन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम एस प्लस से मिलता जुलता हम एक और सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश करें जिसके अंदर एस प्लस जैसी कैपेबिलिटीज़ हो, कि उसमें से प्रोग्रामिंग भी हो सके और उसमें से बिल्ट इन फंक्शन भी हों। और इसी आइडिया को, इसी विचार को ला करके न्यूजीलैंड में 2 प्रोफेसर्स ने इसके बारे में बात करना शुरू किया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। और उन्होंने दुनिया भर के जो भी एकेडमिशियंस होते हैं उनके साथ में बात करी, और धीमे धीमे लोग इस ग्रुप में जुड़ते गए और ये प्रोग्राम धीमे धीमे करके डेवलप होता गया, और आज की डेट में ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। जब ये आरंभ में आर सॉफ्टवेयर आया तो ये फ्री सॉफ्टवेयर था। तो कोई भी चीज़ अगर हमको फ्री में मिलती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसमें जाता है कि ये आदमी मुझे फ्री में क्यों दे रहा है। जैसे कि अगर आपका कोई मित्र आपके पास आता है और वो आपको ऑफ़र करता है कि मैं आपको आज एक बहुत महंगी वाली कॉफ़ी पिलाने वाला हूँ और उसके मैं पैसे नहीं लूँगा, मैं आपको फ्री में दूंगा, और आपका दिमाग सबसे पहले इस बात पर आता है कि आपका मित्र आपको उसको फ्री में क्यों देना चाहता है, और आप उस कॉफ़ी का एंजॉयमेंट छोड़ करके आपका दिमाग इसी में उलझा रहता है कि ये फ्री में मुझे कॉफ़ी क्यों दे रहा है। तो कुछ इसी तरह की बात आर सॉफ्टवेयर के साथ भी हुई, और आरंभ में तो लोगों ने डाउट करना शुरू किया कि इसके हमारे जो आउटकम आते हैं ठीक आते हैं कि नहीं आते हैं। लेकिन धीमे 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 करके इस आर सॉफ्टवेयर की एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। लोगों ने भरोसा करना शुरू कर दिया कि ये जो हमारे आउटकम दे रहा है, ये हमारे अच्छे आउटकम दे रहा है, सही कैलकुलेशंस कर रहा है। और धीमे धीमे करके ये समय के साथ में आगे बढ़ता गया, और धीमे धीमे बहुत सारे हमारे जो इस्टेब्लिश बुक्स को के जो पब्लिशर हैं, जो बुक छापते हैं, उन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स विद आर, मैथमेटिक्स विद आर एट्सेट्रा करके इत्यादि करके उन्होंने अपनी सीरीज़ निकाल दी। और आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कि आर एक बहुत ही पॉपुलर और इस्टेब्लिश सॉफ्टवेयर हो चुका है जिस पर हमको कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। सो ये कुछ हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे, और जो मैंने देखे थे कि आर का सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इन्हीं बातों को हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपको इसके बारे में कुछ और बताते हैं। आइए, अब ये समस्या आती है कि ये आर सॉफ्टवेयर को कौन मैनेज करेगा। उसके लिए एक आर फाउंडेशन इस्टेब्लिश करी गई। ये एक आर फाउंडेशन क्या है? ये एक कुछ लोगों का समूह है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो आम लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करता है। और इस फाउंडेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, उनकी जो टीम है उसको हम कहते हैं आर डेवलपमेंट कोर टीम। तो ये जो आर डेवलपमेंट कोर टीम के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, जो उसके सदस्य हैं, उन लोगों ने इस आर फाउंडेशन को इस्टेब्लिश किया है। और आर फाउंडेशन के साथ में उन लोगों ने आर को डेवलप करने की जिम्मेदारी ली। आर के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो डेवलपमेंट सही है कि गलत है, और उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए, समय समय पर उसमें लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, नए वर्जन्स आएंगे, उसका काम इस आर फाउंडेशन के थ्रू होता है। और ये जो फाउंडेशन है, इस सॉफ्टवेयर का जो कॉपीराइट है और जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में ये इसकी जिम्मेदारी लेती है। अब एक सवाल हमारे सामने ये आता है कि ये आर कहाँ से आया, आखिर कैसे इसके बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। तो न्यूजीलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में 2 प्रोफेसर्स हैं, उनके नाम हैं प्रोफेसर रॉस एहका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन।
ये मैंने उनकी देखी, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दी हुई है। ये फ़ोटो मैंने इस कोर्स से ली है snippet@me.com पे यहाँ पर, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी सी फ़ोटो वहाँ पे डाली है जिससे लोगों को इनके बारे में पता चला। तो ये प्रोफेसर रॉस एहका हैं और ये प्रोफेसर जेंटलमैन हैं। तो ये दो एकेडमिशियंस थे जिन्होंने सोचा क्योंकि हम क्यों नहीं हम S+ की तरह का एक सॉफ्टवेयर ऐसा डेवलप करते हैं जो हमारा S+ से बिल्कुल अलग हो। और ये विचार 1991 में उनके दिमाग में आया, और यहाँ से ये विचार आया कि अब R सॉफ्टवेयर की नींव रखी जाए। और 1991 वह समय था जब मैं MSc कर रहा था। तो इसलिए ऐसा मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने इस R डेवलपमेंट को मैंने आपका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, इसीलिए मैंने कहा था। और अब बात आती है कि इस सॉफ्टवेयर का नाम R सॉफ्टवेयर क्यों पड़ा। अब उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो लोग कहते हैं कि ये माना जाता है कि जो हमारा पहला सॉफ्टवेयर था जिससे हमको इस R सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का मोटिवेशन मिला, उसका नाम था S+, और जो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम था S लैंग्वेज। तो उसी तरीके से लोगों ने S लैंग्वेज की जगह यहाँ पे R लैंग्वेज के दिया। और ये भी माना जाता है कि जो R सॉफ्टवेयर का जो नाम है, जो इसके फाउंडर्स हैं उनके जो नाम हैं रॉस एहका एंड रॉबर्ट जेंटलमैन, इनके जो नाम का पहला अक्षर है वो है R। देखिए, R से रॉस, R से रॉबर्ट। तो ये जो R सॉफ्टवेयर है ये इनके नाम का जो प्रथम अक्षर है वहाँ से भी लिया गया, ऐसा भी माना जाता है। तो यहाँ से अब आपको कुछ एक आइडिया मिल जाएगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन लोगों ने करी। और इन लोगों ने 1991 में काम करना शुरू किया, और करते करते 1995 में R का जो पहला ऑफिशियल रिलीज़ आया। और उसके बाद इस सॉफ्टवेयर की जो डिमांड बढ़ती गई, और उसके लिए जो एक कॉम्प्रहेंसिव R आर्काइव नेटवर्क, जिसको हम ब्रीफली कहते हैं CRAN, CRAN, C यहाँ से आया, कॉम्प्रहेंसिव से R से आया, A हमारा आर्काइव से आया, और N हमारा नेटवर्क से आया। इसको हम कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव R आर्काइव नेटवर्क। ये ऑफिशियली 23 अप्रैल 1997 को अनाउंस किया गया था, और इसके साथ में इसके 3 एरर्स थे, और उसमें से 12 कॉन्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस थे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब भी कोई हमारा सॉफ्टवेयर हम तैयार करते हैं और अगर इसको मुझे औरों तक पहुंचाना है, तो उसका आसान सा तरीका है कि मैं उसको एक वेबसाइट पर मैं अपलोड कर दूं जहां से लोग उसको डाउनलोड करने लगेंगे। अब जब अगर एक ही वेबसाइट से अगर बहुत लोग एक साथ उसको डाउनलोड करने लगेंगे, तो बहुत बार वेबसाइट उसका लोड ले नहीं पाती है, और हम उसको एक आम भाषा में कहते हैं कि वेबसाइट क्रैश कर गई। तो इसीलिए इस सॉफ्टवेयर का लोड को डिवाइड करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने आज की तारीख में तैयार हो गए हैं। बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये तैयार हो गए हैं कि उसी R सॉफ्टवेयर की कॉपी को वो अपनी वेबसाइट पर होस्ट कर देंगे। तो लोग भिन्न भिन्न वेबसाइट्स में जा कर के अगर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे, तो एक किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का जो लोड है वो कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो हमारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जो हमारे अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ने होस्ट करी हुई हैं, इनको बोलते हैं मिरर। और ये कॉन्ट्रीब्यूटेड पैकेजेस क्या हैं? जैसे हमारा R सॉफ्टवेयर है, ये हमारे भिन्न भिन्न तरीके के गणित और सांख्यिकी से रिलेटेड जो भी कंप्यूटेशन करता है, तो उसमें से कुछ कंप्यूटेशन तो ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता सभी को पड़ती है, और कुछ कंप्यूटेशन ऐसे होते हैं कि जिनकी आवश्यकता सभी को नहीं पड़ती है और वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, या साथ ही लोग भिन्न भिन्न लोग इस दुनिया में अलग अलग समस्याओं पे, अलग अलग एकेडमिक समस्याओं पर काम कर रहे हैं, और वो जो भी कुछ डेवलप करते हैं उसका एक वो पैकेज तैयार कर देते हैं। पैकेज को
इसकी आर की साइट पर अपलोड कर दिया जाता है और उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि किसी भी इंसान को अगर उनके कार्य को इस्तेमाल करना है तो उस पैकेज को वो वहाँ से डाउनलोड कर लेता है और उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता है। उसके लिए उसको फिर से प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसे जो हमारे कुछ पैकेजेस होते हैं जो हमारे आर के साथ में आते हैं और कुछ पैकेजेस हमारे कंट्रीब्यूटेड होते हैं, जो लोग अपनी इच्छा से अपनी जो भी एकेडमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तैयार करते हैं और उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जब हमारा आर 1997 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो उस वक्त उसके 3 मिरर और 12 कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस थे। नाउ क्या आप सोच सकते हैं कि आज की डेट में ये कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस की संख्या कितनी होगी? आज जहाँ तक मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नवंबर 2020 तक इसमें 16,000 से भी ज़्यादा पैकेजेस हो चुके हैं। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कितना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और उसको कैसे लोगों ने एक्सेप्ट किया और कैसे इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद में आपको पता है कि जब भी हमारा सॉफ्टवेयर कोई डेवलप होता है तो उसको हम कहते हैं बीटा वर्जन। बीटा वर्जन में लोग काम करते हैं, कुछ उसमें से कठिनाई आती हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लोग उनको ठीक करते हैं। तो फाइनली जो एक स्टेबल बीटा वर्जन है जिसमें कम से कम समस्याएं थीं, उसका जो सो कॉल जो वर्जन 1 है 1.0, वो 29 फरवरी 2000 को रिलीज़ किया गया। और आज की डेट में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे पास वर्जन 4.1.2 चल रहा है। राइट। अब ये सब जो डेवलपमेंट होने के बाद में एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि हर इंसान आज की तारीख में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर को तो इस्तेमाल कर ही रहा है, उसको आर में क्यों स्विच करना चाहिए? क्या ऐसा कारण है कि उसको अपने सॉफ्टवेयर को छोड़ करके आर सॉफ्टवेयर में आना चाहिए? अब आज की तारीख में आप अगर देखेंगे, बहुत से हमारे लोग हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, डिज़ाइन ऑफिस में काम कर रहे हैं, एनालिटिक फॉर्म्स में कर रहे हैं, उन सभी लोगों ने आर को इस्तेमाल करना शुरू किया गया है। और एक बहुत बड़ा कारण ये इसमें से है कि आर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसके लिए आपको कोई ऐसा देने की ज़रूरत नहीं होती है और जब भी इसका कोई नया वर्जन आता है तो उस नए वर्जन को ख़रीदने के लिए आपको फिर से कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। अब एक ये समस्या आती है कि अगर ये फ्री अगर है तो कभी कभी लोग इसमें से ये सवाल पूछते हैं कि ये फ्री क्यों है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि हमारे जो भी एकेडमिक कम्युनिटी होती है वहाँ पे हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता है और हम बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जहाँ पर हमको पैसे की कोई चाहत नहीं होती है, लेकिन हम अपने समाज सेवा के लिए और अपने एकेडमिक कंट्रीब्यूशन के लिए हम वो वाला काम करते हैं। जैसे हम लोग जो एकेडमिशियंस हैं, हम लोग अपने रिसर्च पेपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके बाद में बहुत लोगों को लगता है कि रिसर्च का हमको ऐसा मिलता है या कुछ होता है। कोई रिसर्च पेपर को छापने के बाद में, पब्लिश करने के बाद में हमको से कोई ऐसा नहीं मिलता है, बल्कि हमको एक आत्म संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ अच्छा काम किया। सिर्फ इसी भावना से जो भी हमारे कॉम्प्रहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क में जितने भी पैकेजेस अवेलेबल हैं और जिनको आर्ट डेवलपमेंट कोर टीम के और दुनिया में बाकी एकेडमिशियन ने कंट्रीब्यूट किया है, उनकी खाली एक ही भावना होती है कि हमको इस ह्यूमैनिटी का, मैनकाइंड का, इंसानों का अच्छा करना है, उनकी सहायता करनी है। राइट। तो इसलिए कभी आपको इस बात में डाउट नहीं करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जब भी हम अपनी स्टैटिस्टिक्स की बात हम करते हैं तो हमारे पास कई तरह के काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो प्रायः एक कॉमन आदमी को चाहिए होते हैं। जैसे हम कहें कि आपको अर्थमेटिक भी निकालना है, बहुत लोगों को चाहिए होगा। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आर सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना है आपको। और जो भी हमारी इनकी इंटरनेट साइट है वहाँ पर इसमें से मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो भी हुए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी पैकेजेस बनाए गए हैं वो वहाँ पर
फ्री में अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और आपको उनको इस्तेमाल करना है। सो इतने सारे एडवांटेजेस होने के बाद में आप भी सोच सकते हैं कि क्यों नहीं आर को इस्तेमाल करना शुरू किया जाए। राइट, अब हम आपको एक इस बात का भी जवाब देते हैं कि अगर हम आर को इस्तेमाल करना शुरू करें तो सबके दिमाग में एक सवाल होता है कि आर में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में होता हो और भला आर में ना हो। तो आर के अंदर एक स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट है, राइट, और ये एनवायरनमेंट ऐसा ही है जैसा बाकी कोई भी किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में किस तरह के आप स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन कर सकते हैं वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं है। आपको अगर देखना है कि किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी पैकेज के अंदर जा करके कि उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करी गई है, कोई एल्गोरिथम है उसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसी करी गई है, तो आप इसके अंदर जा करके आप उसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसकी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो स्टैटिस्टिक्स और ग्राफिकल एप्लीकेशन के लिए बहुत ही आसान है। आप उसको बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी किसी भी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि जो भी उसके कमांड्स होते हैं उनको हम सेव कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं, उनको हम किसी प्रोग्रामिंग फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी हैं। इसमें कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हो और वो आर में ना हो। और ये जो हमारा आर है, ये हमारा विंडोज़, यूनिक्स, लाइनस, मैकिन्टोश प्लेटफॉर्म सभी के लिए अवेलेबल है। कुछ लोग विंडोज़ में काम करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म पे, कुछ लोग यूनिक्स प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं इत्यादि। उन लोगों की सहायता के लिए आर सॉफ्टवेयर को इन सारे प्लेटफॉर्म पर तैयार कर दिया गया है। आपको सिर्फ खाली आर की जो वेबसाइट है जहाँ से हम सॉफ्टवेयर लेते हैं, आपको अपना जो भी उपयुक्त वर्जन है वहाँ से डाउनलोड करना है। और जैसा मैंने पहले बताया कि आर को एस प्लस सॉफ्टवेयर से compete करने के लिए प्रतिस्पर्धा में बनाया गया था। और आर के अंदर कैसा मैंने आपको बताया कि कुछ हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो बिल्ट इन होते हैं, जो हमारे कॉमन जो भी काम होते हैं जो प्रायतः हर आदमी करना चाहते हैं, उसको करने के लिए जो भी हमारा आर सॉफ्टवेयर में पहले से ही उन पैकेजेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और जो हमारे स्पेशलाइज्ड काम होते हैं उसके लिए कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी इंसान कोई रिसर्च कर रहा है या कुछ नया टूल डेवलप करता है और अगर वो चाहता है कि लोग उसको इस्तेमाल करें, उसके लिए वो अपने पैकेज को आर वेबसाइट पर कंट्रीब्यूट कर देगा और वहाँ से लोग उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपना भी कोई पैकेज तैयार करते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरीके से कोई भी एक अच्छी लैंग्वेज में हमारे पास लॉजिकल कंट्रोल होता है, ब्रांचिंग होती है, लूप्स होते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होती है, एसेट्रा, ये सब यहाँ पर संभव है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पर एक फंक्शन का कॉन्सेप्ट है और इस फंक्शन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप इन सभी तरह के कार्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जिस तरीके से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है कि जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें अगर कोई गलती होती है तो उसके एरर मैसेजेस आते हैं, एंड देन उन एरर मैसेजेस को की जो भाषा होती है उसको समझ करके हम अपने प्रोग्राम की गलतियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी हमारे पास एरर मैसेजेस हमको बताए जाते हैं। और जब भी कभी हम किसी प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो जो एरर मैसेज की जो भाषा भी आती है वो ऐसी होती है जो हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है और जिसकी सहायता से हम अपने प्रोग्राम की गलतियों को ढूंढ सकते हैं और अपने प्रोग्राम को ठीक कर सकते हैं। अब जब भी हम कभी प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। अब जो लोग प्रोग्रामिंग के बारे में जानते होंगे उनको तो इसके बारे में मालूम होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं
संक्षेप में मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। अब अगर हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें से हमारी लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 इत्यादि करके है। अब जब भी हमने अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू किया, जो हमारा कंट्रोल होगा वो हमारा सबसे पहले लाइन नंबर 1 पे आएगा और वहाँ पे देखेगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक गलती है तो प्रोग्राम के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो प्रोग्राम वहीं पे रुक जाएगा और आपसे कहेगा कि पहले आप इस गलती को ठीक करो और फिर से प्रोग्राम को रन करो, फिर वो लाइन नंबर 2 पे आएगा। फिर वो जब वो लाइन नंबर 2 पे आएगा वो फिर से क्रॉस चेक करेगा, अगर लाइन नंबर 2 में कोई मिस्टेक नहीं है तो वो लाइन नंबर 3 पे आ जाएगा, और अगर लाइन नंबर 3 में कोई गलती है तो फिर से प्रोग्राम हमारा रुक जाएगा और आपसे कहेगा कि जब आप इस गलती को ठीक कर लोगे फिर हम लाइन नंबर 4 पर आएंगे। तो ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 1 पे आता है, यहाँ पे कोई मिस्टेक है, इसने उसको कहीं पे लिख लिया, फिर वो लाइन नंबर 2 पे आया और देखा कि यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, वो लाइन नंबर 2 से लाइन नंबर 3 पर आ गया और लाइन नंबर 3 पे उसने देखा कि कुछ समस्या है, उसने लाइन नंबर 3 की मिस्टेक्स को उसने यहाँ पर लिख लिया और वो करता करता उसने पूरे प्रोग्राम को उसने रन कर लिया और हर एक लाइन में कोई अगर समस्या थी उसको उसने एक अलग लिख लिया और जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद में उसने आपको इन सारी गलतियों को दिखा दिया। अब आप एक एक करके आप इन गलतियों को उन प्रोग्राम की जगह पर जा कर के ठीक कर सकते हैं और ये प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं कंपाइलर। तो जो आर हमारा है, इसकी जो हमारी लैंग्वेज है वो हमारी इंटरप्रेटर से कंट्रोल होती है। तो आर हमारी एक इंटरप्रेटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है और ये कंपाइलर नहीं है। तो जब भी कभी आप प्रोग्राम को लिखेंगे, अगर किसी लाइन पे गलती है तो प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा और आपको कहेगा कि पहले आप इस गलती को ठीक करिए, फिर हम अगली लाइन पे जो भी लिखा हुआ है हम उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। और इसमें से ये देखा गया है कि हम इसमें से जो भी अपना प्रोग्राम है उसको हम कमांड लाइन पर टाइप करते हैं। ये कमांड लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम अभी आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। और जैसे ही हम उसमें से वहाँ पे टाइप करते हैं, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम का जो सिंटैक्स से कमांड है हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा x = 2, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे मैंने लिख दिया x = 2, फिर हमने लिख दिया y = 3 और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया x + y और जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं इमीडिएटली हमारा जो भी प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये ऐसे हमारा ये प्रोग्राम काम करता है और ये बिल्कुल वैसी ही तरीका है जैसे कि हमारे बाकी प्रोग्राम्स काम करते हैं। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह की बनी होती हैं, अप की, डाउनवर्ड की, लेफ़्ट की, राइट की। इसमें से ये जो अप की और जो डाउन की होती हैं, इनको हम ऊपर नीचे करके जो कमांड मैंने पहले इस्तेमाल किए हुए हैं हम उनको फिर से रिकॉल कर सकते हैं। तो हमको उनको पूरा फिर से टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से बाकी प्रोग्राम्स में ये सुविधा होती, उसी तरीके से आर के अंदर भी हमारे पास ये सुविधा है। और अगर हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, हम उसको बीच में रोकना चाहते हैं, तो हम एस्केप की को दबा करके हम इसमें से रोक सकते हैं। तो ये सुविधाएं वैसी सुविधाएं हैं जैसे किसी अच्छे प्रोग्रामिंग में होती हैं। जो भी हमारे ग्राफिक्स होते हैं उनको हम स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और साथ में पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में, JPEG फॉर्मेट में इत्यादि में हम उनको सेव भी कर सकते हैं। उसमें कोई समस्या, और उसके बाद में हम उनको अलग अलग जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इतने सारे कारणों को समझाने के बाद में मुझे पूरी उम्मीद है आप हमसे कन्विंस होंगे कि आर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं है और हमको आर सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो दूसरा सवाल आता है कि ये आर सॉफ्टवेयर कहाँ से आएगा। अब अगर आपको आर सॉफ्टवेयर अपने विंडोज़, मैकिन्टोश, यूनिक्स, लाइनक्स किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आपको डाउनलोड अगर करना है तो आपकी ये वेबसाइट है www.r-projectproject.org। आप यहाँ पे चले जाइए तो आपको देखिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देखिए साइट है www.r-project.org और जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर दिखाई देगा डाउनलोड आर। तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऐसा एक स्क्रीन दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, यहाँ पर हमारी मिरर्स की लिस्ट है।
देखिए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम इत्यादि, ये डिफरेंट देश हैं जिन्होंने अपने भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूशन में इस आर सॉफ्टवेयर को होस्ट किया हुआ है। तो आप इन सॉफ्टवेयर को कहीं से भी आप इसमें से आप क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट हमारी, ये हमारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी हुई है, और ये हमारी लिस्ट समय के साथ में कभी कभी चेंज भी होती रहती है। कोई इसमें से होस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई इसमें से निकल जाता है इत्यादि, लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ से कोई भी क्लिक को आप अगर करेंगे, किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको आर सॉफ्टवेयर वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मैंने देखिए यहाँ पर क्लिक किया है CRAN.CSIRO.AU ऑस्ट्रेलिया में। अब आप देखेंगे जो हमारी अगली साइट खुलती है वो हमारी ये खुल जाती है। इसका एड्रेस देखिए यही है, और आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसी साइट यहाँ पे मिलेगी, और आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड आर फॉर लाइनक्स, मैकिन्टोश, विंडोज़ एक्सेट्रा है। आपको जहाँ भी चाहिए आप वहाँ पे इसको क्लिक कर लीजिए और आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लीजिए, और उस डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें से जो भी हमारा यूजुअल प्रोसेस होता है, क्लिक करते हुए आप उसको आगे चलते चले जाएंगे। जो उसके इंस्ट्रक्शन को आप अगर देखते रहेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर वहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर डायरेक्टली भी आप अगर आना चाहते हैं तो ये हमारी जो साइट है CRAN.R-project.org, आप अगर यहाँ भी आएंगे तो भी आप इसी साइट पर डायरेक्ट आ सकते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट हमारे मिरर्स दिए हुए हैं इस सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने के लिए। तो क्यों ना हम आपको एक बार ये करके दिखाते हैं कि आपको यहाँ पर कैसा दिखाई देगा जब आप इसको डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे ये www.r-project.org की साइट को खोल के रखा हुआ है, और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये है डाउनलोड आर। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा खुल गया। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। देखिए अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ दी हुई हैं। और आप यहाँ से कहीं भी आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने आपको दिखाया था, मैंने यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पे क्लिक किया तो इसके बाद में जो आपको ये वाली साइट खुल जाएगी, और आप यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक लोगों के बीच में एक बहुत ही सिंपल सा सवाल आता है कि हमको ये सॉफ्टवेयर कौन सी साइट से डाउनलोड करना चाहिए। तो देखिए सच बात यह है कि ये जितने भी साइट्स दी हुई है वहाँ पर एक ही सॉफ्टवेयर अपलोडेड है। सारी साइट में हमारे सारे सॉफ्टवेयर कंट्रीब्यूटेड पैकेजेस सब आइडेंटिकल हैं, सब एक से हैं। तो आप कहीं से भी डाउनलोड करेंगे आपको वही सॉफ्टवेयर मिलेगा। कभी कभी लोग बात करते हैं कि हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं उसके आसपास की जो देश है, कंट्री है, वहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आसानी हो जाएगी। लेकिन शायद ये बात मेरे लिए समझना बहुत कठिन है कि जब हम इंटरनेट से किसी चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं तो इसका क्या महत्व होगा। बट एनीवे, आप अगर चाहें तो आप जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। और हम अगले लेक्चर में आपको इससे संबंधित और जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं और जो डेवलपमेंट हैं और आर सॉफ्टवेयर को आगे कैसे सीखा जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसकी तैयारी करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।